नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको लेसन नंबर 5वां कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, पाठ्य एवं सारणीय प्रस्तुतिकरण। इंग्लिश में इसको हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कहते हैं। दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में मतलब कि लेसन नंबर 4 में हमने पढ़ा आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। हम जानते हैं दोस्तों, जब हम किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हैं सही से, तभी तो हम प्रस्तुत करते हैं ना। अगर हम कोई पार्टी को पहले ऑर्गेनाइज करेंगे, तभी तो दोस्तों वो जनता के सामने उसकी क्या होगी, प्रस्तुतिकरण होगा। उसी प्रकार साथियों, हमारा भी लेसन कहता है, लेसन नंबर 4 कहता है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। जब आंकड़ों को मैं सही रूप से ऑर्गेनाइज करता हूं, उसके बाद हमारा लेसन बनता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आज की इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के माध्यम हेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस क्लास में। साथियों, यहाँ पे हमारा जो सबसे पहले ये लाइन लिखी है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है साथियों, कहता है आंकड़ों के व्यवस्थीकरण के बाद आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से अभिप्राय किसी आंकड़ों को स्पष्ट व्यवस्थित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें सभी व्यक्ति सरलतापूर्वक समझ सकें और उनसे उचित परिणाम निकाल सकें। ठीक है साथियों, एक बार और आप देखें परिभाषा क्या कहता है हमारी परिभाषा सफाई से। आंकड़ों के व्यवस्थीकरण, कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ साथियों, यहाँ से। आंकड़ों के व्यवस्थीकरण के बाद आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है। बात सही है साथियों, जब हम आंकड़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, उसको व्यवस्थित रख लेते हैं, तभी तो उसके बाद हम प्रेजेंटेशन करने की आवश्यकता होती है। आगे क्या कहता है, आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से अभिप्राय कि आंकड़ों को स्पष्ट व्यवस्थित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें सभी व्यक्ति सरलतापूर्वक समझ सकें और उनसे उचित परिणाम निकाल सकें। तो दोस्तों, यही प्रस्तुतिकरण की परिभाषा। और प्रस्तुतिकरण क्यों किया जाता है, जिससे कि सभी व्यक्ति सरलतापूर्वक क्या है, सभी आंकड़ों को समझ सकें और उनसे उचित परिणाम निकाल सकें। क्लियर हो गया साथियों। अब चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण इसकी परिभाषा। दोस्तों, इसकी परिभाषा हमें क्या कहती है, कहता भाई जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है मतलब सारणीय प्रस्तुतिकरण, उसकी परिभाषा क्या कहती है। दोस्तों, यहाँ पे निस्वेंजर एक राइटर है, एक अर्थशास्त्री है, वो क्या कहता है, कहता है एक सांख्यिकी सारणी आंकड़ों का स्तंभों मतलब कॉलम तथा पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित संगठन है। मतलब कि आंकड़ों को स्तंभों या कॉलमों और पंक्तियों में प्रस्तुत करना ही सारणीय प्रस्तुतिकरण कहलाता है। क्लियर हो गया साथियों। अब चलते हैं आगे। ये तो बहुत सारे राइटर हैं, अगर आपको ये भी परिभाषाएं याद करनी है और आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो साथियों इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार और देखो, वही है, घुमा फिरा के वही सारी चीज कहता है दोस्तों। ठीक है, ये कॉर्नर एक राइटर क्या कहता है, कहता है सारणीय संख्यात्मक आंकड़ों का एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है, जिसका उद्देश्य विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करना है। मतलब मैंने आपको पहले बता दिया भाई, याद रखना आंकड़े क्या होते हैं, हमेशा संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसको एक क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से उसको प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उद्देश्य विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करना होता है। और उसके बाद दोस्तों एक अगला राइटर क्या कहता है, ब्लेयर, है ना। ब्लेयर क्या कहता है, सारणीय विस्तृत अर्थों में कॉलमों तथा पंक्तियों के रूप में आंकड़ों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। तो दोस्तों, इन तीनों में से जो आपको इजी लगता है उनको याद कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक क्या कहता है साथियों, कहता भाई सारणी, जो हमारी सारणी है उसके भाग बताओ, कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। भाई सबसे पहले क्या क्या भाग होने चाहिए, एक सारणी आप बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या चीज़ होनी चाहिए भाई, सारणी की संख्या होनी चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, हेड नोट होना चाहिए मतलब कि शीर्षक होना चाहिए, और पंक्ति शीर्षक होना चाहिए। ठीक, उसके बाद साथियों आगे क्या कहता है, उपशीर्षक होना चाहिए, और हमारा छठा कहता है कलेवर, जिसे बॉडी बोलते हैं, या क्षेत्र, फील्ड, कितना आप उसको एरिया को कवर करते हैं, सातवां टिप्पणी और स्रोत। ये 8 पॉइंट होते हैं हमारे सारणी प्रस्तुतिकरण के। दोस्तों, पहले मैं आपको एक नमूना दिखा देता हूं।
ठीक है। फॉर्मेट ऑफ अ टेबल, जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसका ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। फॉर्मेट को, ये तो ब्लैंक है ना, कि आंकड़ों को पंक्तियों और कॉलमों, ये देखो ये कॉलम होते हैं दोस्तों, और ये एक के बाद एक के पीछे एक ये पंक्तियां होती है, लाइन होती है, समझ आ गया। ये कॉलम होते हैं और ये पंक्तियां होती हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब ये एक नमूना है, इस नमूने को हम भरा हुआ थोड़ा देखते हैं। देखो यहाँ पे ये भरा हुआ, यही हम हर जगह देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें टेबल मिलती है खाद्यान्नों के ऊपर। यहाँ पे तो दे रखा है खाद्यान्नों का, यहाँ पे फूड के ऊपर है, फूड ग्रेन के ऊपर है ना। कहीं पे भी बहुत कुछ हमारे हो सकते हैं, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या हो सकती है भाई, रिजल्ट हो सकता है ना, आवास हो सकता है, बहुत चीज़ें जो होती हैं साथियों वो इन कॉलमों में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। इन्हीं को आज की क्लास में हम विस्तार पूर्वक समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले मैं जब स्टार्ट हुआ तो उसके सबसे पहले क्या कह रहा था भाई, कि उसकी नव संख्या होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, उपशीर्षक होना चाहिए, है ना, फिर उसके बाद स्टब्स होने चाहिए, है ना, टिप्पणी होनी चाहिए भाई, सोर्स होना चाहिए, और उसकी बॉडी होनी चाहिए। ये सब पॉइंट है साथियों, ठीक है। एक बार इसको ध्यान में रख लें, फिर उसके बाद हम चलते हैं। अब चलते हैं, चलो पहला पॉइंट क्या कहता है साथियों, कहता है सारणी के भाग। सबसे महत्वपूर्ण पहला पॉइंट क्या बोलता है, कहता भाई सारणी के भाग में पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है भाई कि सारणी की संख्या होनी चाहिए। सारणी को सबसे पहले एक संख्या या सारणी संख्या अर्थात 1 2 3 आदि दी जानी चाहिए। इस एक अध्याय में तालिका जिस क्रम में बनाई जाती है उसी क्रम उनकी संख्या दी जाती है। जैसे दोस्तों जब हम 10th क्लास में थे तो जब हमारा 10वां चैप्टर शुरू होता था उसमें कोई भी डायग्राम आता था तो हम उस वहाँ पे चित्र नंबर 10.1 10.2 10.3 यही होता था। तो सेम वे यहाँ पे भी वही चीज़ हमें समझा रहा है। क्या समझा रहा है साथियों, कहता है कि भाई एक अध्याय, जैसे ये रहा, एक अध्याय में तालिका जिस क्रम में बनाई जाती है उसी क्रम में उसकी संख्या दी जाती है। जैसे नंबर 10 दे दिया तो भाई 10.1 10.2, अगर 5 दे रखा है, 5वां चैप्टर है, अध्याय 5वां है, तो उसका जो भी चित्र आएगा 5.1 5.2 5.3 ये सब आएंगे, ठीक है साथियों। चलते हैं उसके बाद, और ऐसा क्यों, अब ये क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्यों भाई उसी अध्याय से। सारणी संख्या से उन्हें ढूंढने में सहायता मिलती है तथा उनका उल्लेख सरलता से मिलता है। जैसे हम कोई कुंजी या गाइड हम देखते हैं उसमें, अगर हम बचपन में हमने देखा कि जब कुंजी गाइड में लिखा होता है भाई चित्र को 9.5 देखो, तो 9.5 का होता है 9वें अध्याय में पांचों चित्र देखना है। तो यही है दोस्तों, सारणी का पहला क्या होना चाहिए, उसका भाग होना चाहिए। दूसरा साथियों क्या लिखा है, टाइटल होना चाहिए। प्रत्येक सारणी में संख्या के बाद सबसे ऊपर उसका शीर्षक दिया जाना चाहिए। शीर्षक मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, ठीक है, ताकि तुरंत ही ध्यान आकर्षित करके शीर्षक सरल स्पष्ट और छोटे होने चाहिए। शीर्षक ऐसा भी नहीं होना चाहिए दोस्तों कि बहुत बड़ा। शीर्षक मोटे अक्षरों में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, जिसको हम देखते ही समझ जाएं। अगर मैं ये छुपा दूं, ये वाली लाइन छुपा दूं, आप मुझे क्या बताओगे ये किस चीज़ का, कितने टन में कौन सी वस्तु का उत्पादन हो रहा है। जब आपने ऊपर देखा भाई खाद्यान्न, भाई तो खाद्यान्न की बारी आई, तभी आपने क्या करा, खाद्यान्नों को देखने के लिए आपने क्या किया, जैसे खाद्यान्न पड़ा तो भाई आप समझ गए ये चावल गेहूं और अन्न में आप देखो, अभी मैं बताऊंगा अन्न में क्या होता है, शेष सभी खाद्यान्न शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने, समझ आ गया पहला पॉइंट भाई। पहला पॉइंट तो देखो आपको यही मिल गया, तालिका नंबर 1 आ गया भाई, तालिका नंबर 2 शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 शेड्यूल 3, ये होगी तालिका की संख्या। और ये क्या हो गया हमारा शीर्षक छोटे होने चाहिए, आकर्षक होने चाहिए, मोटे अक्षरों में होने चाहिए, जिससे हम सभी टेबुलर प्रेजेंटेशन को आसानी से समझ सकें। क्लियर। अब चलते भाई हम अपना तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा भाई, कहता है कि भाई शीर्षक जो होना चाहिए, शीर्षक के बाद एक हेड नोट होना चाहिए जो हर कोष्टक के ऊपर होता है। जैसे टन की संख्या, जैसे मैंने अभी दिखाया यहाँ पे, ये देखो दोबारा दिखा देता हूँ, ये क्या हो गया, ये देखो ये क्या है हमारा
उपशीर्षक बोलते हैं, हेड नोट बोलते हैं। यहाँ शीर्षक है, ये उपशीर्षक है। क्लियर हो गया साथियों? अब हम चलते हैं, अपना शीर्षक हैंड हो गया, अब स्टब्स हो गया। अब स्टब्स क्या होते हैं, मतलब फोर्थ पॉइंट में बोल रहा पंक्ति शीर्षक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उत्पादन आ गया, यहाँ पे उत्पादन आ गया। अब उत्पादन के अंदर भी ये क्या होते हैं, स्टब्स कहलाते हैं। ठीक है, मतलब उसके अंदर भी, बॉक्स के अंदर भी कोई 2 पॉइंट जब बने होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं साथियों, स्टब्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। अब 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई उपशीर्षक होना चाहिए। सारणी के स्तंभों के शीर्षक को उपशीर्षक कहा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक कॉलम में कौन से आंकड़े दिए जा रहे हैं। भाई हमें पता है भाई यहाँ पे कौन से आंकड़े दिए जा रहे हैं। भाई यहाँ पे जैसे कभी कभी आप टेबल देखते होंगे ना साथियों, कभी दिया जाता है 2019 का, फिर कभी 2020 का। तो ये क्या है दोस्तों, यही हमारा उपशीर्षक के अंदर अंतर्गत आता है। उपशीर्षक मतलब ये कैप्शन में आता है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना दोस्तों, शीर्ष 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 टिप्पणी, यहाँ पे शीर्षक, यहाँ पे सारणी की संख्या, चौथा पंक्ति शीर्षक, और उसके बाद उपशीर्षक। 5वां पॉइंट। छठा दोस्तों, ये भी क्या कहता पॉइंट हमें, ये देखो, छठा पॉइंट हमारा कहता है भाई कि कलेवर, कलेवर या बॉडी। ठीक है, ठीक, एक सेकेंड, हाँ, ठीक है जी। अब चलते हैं, यहां क्या बोलता है दोस्तों, हमारा कलेवर बोलता है। कलेवर मतलब उसकी बॉडी होगी। भाई जो उसकी बॉडी है साथियों, कि भाई जो उसका फील्ड है, उसकी लंबाई चौड़ाई, ये देखो, यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, जो उसके खाने होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। खाने जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पे मैं खाली 2 डिजिट में लिख रहा हूँ और यहाँ 4 डिजिट में लिख रहा हूँ कोई वैल्यू, तो ऐसा नहीं। तो उसके 4 डिजिट के लिए उसकी चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी कम, ऐसा नहीं। भाई चाहे वैल्यू कम लिखी जाए चाहे ज़्यादा लिखी जाए, इक्वल बॉडी होनी चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों करा जाता है कि जिससे हमें जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है वो देखने में आकर्षक और सुंदर लगे। इसलिए हमें कलेवर और बॉडी का आकार अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। क्लियर साथियों? अब 7वां पॉइंट क्या कहता है, कहता है भाई फुट नोट्स, जिससे हम टिप्पणी बोलते हैं। दोस्तों टिप्पणी में क्या होता है कि किसी भी अधूरी जानकारी को विस्तार पूर्वक समझाना होता है। जैसे हमारे यहाँ पे हमें दिख रहा है अन्य। भाई आपने तो सुना होगा, चावल सुना है, गेहूं सुना है, लेकिन अन्य क्या है? अन्य का मतलब ये होता है खाद्यान्नों में शेष सभी खाद्यान्न शामिल है। उसमें तेल हो गया, दाल हो गई, मसाले हो गए, ये सब अन्य खाद्यान्नों में शामिल होते हैं। तो टिप्पणी का मतलब ये होता है कि किसी भी विस्तार चीज को उसको शॉर्ट में समझाना। सॉरी। उसके बाद साथियों हमारा 8वां पॉइंट क्या कहता है, कहता है भाई सोर्स क्या है। आप ये जो आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसका सोर्स क्या है? मतलब कि सोर्स का मतलब होता है आपने इस आंकड़े को कहां से इकट्ठा किया दोस्तों। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं सोर्स, मतलब मैंने अभी बताया कि आपने इस आंकड़ों को कहां से कलेक्ट किया है। तो यहां पे देखो दोस्तों, एक सोर्स लिखा है कि भाई हमने जो ये आंकड़े इकट्ठा किए, ये जो आंकड़े इकट्ठा किए दोस्तों, ये आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था। मतलब कि इसका सर्वे हुआ था कब? 2017 और 18 में। मतलब ये मेरे पास पुरानी बुक का नोट्स है, तो साथियों 17-18 है। तो जब भी सोर्स का मतलब है इन सभी आंकड़ों को आपने कहां से इकट्ठा किया, वो होता है सोर्स में, और सर्वे में आता है दोस्तों, मतलब कि सोर्स में आता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, ये सारणी में द्वितीयक आंकड़ों को प्रकट किया जाता है। कभी भी पेपर में पूछ सकता है साथियों कि भाई सोर्स होता है वो कौन से आंकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों याद रखना, वो हमेशा द्वितीयक आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। तभी तो दोस्तों हम जानते हैं कि द्वितीयक आंकड़े क्या कहते हैं, वह आंकड़े जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, वही हमारा द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं इस लेसन को हल्का सा फिर रिवीजन करा देता हूं साथियों। यहाँ पे क्या कहता है, कहता भाई आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या है?
आंकड़ों के व्यवस्थीकरण के बाद आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण से यह अभिप्राय है कि आंकड़ों को स्पष्ट तथा व्यवस्थित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उन्हें सभी व्यक्ति सरलतापूर्वक समझ सके और उनसे उचित परिणाम निकाल सके। ये उसकी परिभाषा भाई। और राइटर क्या कहता है, निस्विंजर कहता है एक सारणियन, एक सांख्यिकी सारणियन आंकड़ों का स्तंभों तथा पंक्तियों के रूप में व्यवस्थित संगठन है। मतलब कि आंकड़ों को कॉलम या स्तंभों या कह सकते हैं पंक्तियों में प्रस्तुत करना ही सारणियन प्रस्तुतिकरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखो सारणी के भाग, पहला क्या कहता है भाई, सारणी की संख्या होनी चाहिए, उसका शीर्षक होना चाहिए, शीर्षक टिप्पणी होनी चाहिए, ठीक है, पंक्ति शीर्षक होना चाहिए, उप शीर्षक होना चाहिए, कलेवर होना चाहिए, टिप्पणी होनी चाहिए और सोर्स होने चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी मैंने इस क्लास का, मतलब इस क्लास क्या कह सकते हैं, इस पाठ का जो भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक समझाया वो आपको क्लास में ही याद हो गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।